राउंड से आ गया था, अभी सही है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2। टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। 11 फिजिक्स जेई का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 8/2/2025। टॉपिक्स टू दी कवर की बात करें तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और कॉन्टिन्यूअस बॉडी में जो है हम दो और एक्स्ट्रा टाइप की बॉडीज को आज हम कवर करेंगे। रिकॉल कॉन्सेप्ट में बात करूं तो सेंटर ऑफ मास का रिलेशन सारे स्टूडेंट्स को पता है, दैट इज m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m। m1 प्लस m2 ये दो पार्टिकल्स के लिए है। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए है, तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास का रिलेशन, तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए क्या है? इंटीग्रेशन x dm बाय इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, वेरी गुड। उसी तरीके से वाई सीम के लिए भी यही सेम चीज लग जाएगी। अब उसके बाद मैंने आपको दो टाइप की बॉडीज पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी यूनिफॉर्म बॉडी। तो यूनिफॉर्म बॉडी में क्या होता है, जो लैम्डा होता है वो एक कांस्टेंट होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो वेरी नहीं करता है। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ या सिग्मा हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और वो भी क्या हो जाएगा, वो मास अपॉन एरिया हो जाएगा। या रो हो सकता है, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा, वो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, तो जो सिग्मा होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। सिग्मा जो होगा वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा वो कैसे दिया रहेगा, वो किसी भी इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा। या जो आपका सिग्मा कह रहा हूँ, सॉरी लैम्डा, उसी तरीके से जो आपका सिग्मा होगा वो भी वेरिएबल होगा, वो भी किसी ना किसी रिलेशन या किसी ना किसी फॉर्मूले के फॉर्मेट में दिया होगा। और उसी तरीके से जो हमारा रो होगा वॉल्यूम वाला, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो भी किसी ना किसी रिलेशन में होगा। कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई इक्वेशन दी रहेगी, ये आपके लिए होगी। इसी चीज का अगर मैं आपको यूज करके रिकॉल टेस्ट की बात करूं कि मेरे पास जो है रिकॉल टेस्ट की बात करूं, एक मिनट बेटा जी। रिकॉल टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऐसा हुआ जिसमें कोई बॉडी दी जाए आपको और उस बॉडी का जो है हाँ, जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास हो किसी एक रॉड का, मास फ्रॉम एंड ए, एक वन डायमेंशनल रॉड का जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास हो वो बताना है। उसकी जो मास डेंसिटी दी गई है वो किलोग्राम पर मीटर में दी गई है, किस कुछ इस रिलेशन से। यानी कि किलोग्राम पर मीटर दिया हुआ है, तो आप बताओ मुझे कि ये लैम्डा दिया गया है, कि ये सिग्मा दिया गया है, कि ये रो दिया गया है, क्या दिया गया है? लैम्डा। लैम्डा दिया किलोग्राम पर मीटर है। अब ये जो लैम्डा है बेटा, इसमें आप देख रहे हो इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये वेरिएबल कहलाएगा कि नॉन वेरिएबल कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट बोलते हैं ना, वेरिएबल नॉन वेरिएबल नहीं बोलते। नॉन वेरिएबल वही बात है, बट वर्ड इज द कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल होगा। अब इसमें आपको लेंथ दी गई है एल और बोल दिया गया है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो 3l/अल्फा है, तो आपको अल्फा निकालना। तो एक रॉड है जिसका सेंटर ऑफ जिसका लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, यानी 1 किलोग्राम का मास अगर 2 है तो अगले 1 किलोग्राम का मास जो है 6 होगा, अगले 1 किलोग्राम का मास 15 होगा, अगले 1 किलोग्राम का मास 25। सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, वो वेरी करता रहेगा डिस्टेंस के हिसाब से। तो आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास का रिलेशन। अब चूंकि रॉड है, और रॉड जो होती है वो हम कैसे रखते हैं, किसी भी रॉड को अगर मैं रखूंगा, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम रखूंगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस रखूंगा, यानी कि इसी एक्सिस पर होगी सेंटर, इसी एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास होगा। और इस एक्सिस का वाई इक्वेशन कितना हो जाता है आपको पता है? 0। तो सेंटर ऑफ मास वाई 0 हो जाएगा, उसकी टेंशन लेना नहीं हमको। तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना है। अब चूंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए क्या फॉर्मूला बताया है आपको? इंटीग्रेशन x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 है और रॉड की पूरी लंबाई उन्होंने दे रखा है कि जो रॉड की लंबाई l है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू l l हो जाएगा।
अब इस पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा है कि मैं इस x इक्वल टू 0 से किसी x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट मान रहा हूं, इस एलिमेंट की लंबाई dx है, तो इसका जो छोटा सा मास dm होगा वो निकालना है। आपको पता है कि 1 मीटर की लंबाई इतनी है, तो 1 मीटर लंबाई का मास इतना किलोग्राम है, 1 मीटर लंबाई का मास इतना किलोग्राम है, तो जो डीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, किससे किससे? सर जो लैम्डा दिया है। हाँ, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सर डीएम से। नहीं बेटा, डीएम ही तो निकाल रहे हैं, डीएक्स लंबाई से, डीएक्स मीटर की लंबाई, ये डीएक्स जो लंबाई है, डीएक्स मीटर की लंबाई से एक मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 मीटर लेंथ का मास जो दिया हुआ उन्होंने वो लैम्डा दिया, लैम्डा या वर्ड उन्होंने क्यों बोल दी, लैम्डा किलोग्राम। तो जो डीएक्स मीटर लेंथ का मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा लैम्डा इंटू डीएक्स। लैम्डा की वैल्यू पता है हमको, लैम्डा को क्यू बोल रहे हैं और उसकी वैल्यू पता है, तो हम रख देते हैं क्यू नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डीएक्स, और यही डीएक्स मीटर एलिमेंट का जो मास हो जाएगा, और जो मास होता है छोटा सा उसको हम डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं समझ में आई बात क्या? सर आगे समझ। तो पता होना चाहिए, आप लोग को लास्ट की क्लास में बताया मैंने आपको। तो इसमें आपको ये चीज पता है कि भैया आप डायरेक्ट उसको छोटे से एलिमेंट की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका मास निकल जाएगा। अब रिलेशन में रख देते हैं। रिलेशन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इसकी लंबाई ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इस एलिमेंट का, तो ऑलरेडी हमने बता रखा है कि एक्स डिस्टेंस पर लिया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, एलिमेंट का एक्स हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। और डीएम अभी भी हमने निकाल रखा है कि डीएम है क्यू नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो डीएम तो अभी अभी निकाला हमने, और उसकी वैल्यू है ये क्यू नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डीएक्स। अच्छा, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। करेक्ट? क्यू नॉट बाहर है, और ये भी कॉन्स्टेंट है क्यू नॉट, नीचे से ये भी बाहर आ जाएगा। ऊपर से क्यू नॉट, नीचे से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये x और ये dx ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, x dx, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करके x dx मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर में, तो माइनस एक्स क्यूब dx अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में दोनों है, तो हम काम करेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन दे देंगे, इसको भी इंटीग्रेशन दे देंगे, और ब्रैकेट हटा देंगे। अपॉन नीचे की बात करूं मैं, तो यहाँ पे dx मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, और dx मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर से, और इंटीग्रेशन बांट दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर dx। अब जो एल स्क्वायर है बेटा जी वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, तो 1 अपॉन एल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी एल स्क्वायर कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और लिमिट्स अब आपको बता दो, लिमिट्स वैसे पता ही है आपको कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, कहाँ से कहाँ तक खत्म हो रही है। बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखूं? 0 से L तक। 0 से लेके एल तक, एल तक। ठीक है जी, अब लिमिट्स बाद में रखेंगे, अभी कॉल सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से एल। अगर मैं ये लिमिट रख दूंगा, सॉल्व करूंगा, तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, तो लिमिट उमिट रखने के बाद एल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा जी? एक्स रेज़ टू पावर 4 बाय 4। हाँ, फिर से बोलना, एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 बाय 4। हाँ, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और ये बाहर एल स्क्वायर बचा हुआ था। अच्छा, अब मैं इस पे लिमिट रखूंगा 0 टू एल, तो 0 टू एल लिमिट रखने पर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में? रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 हाँ, L2 से L to L2 the power कैंसिल हो 4। जाएगा, L2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ऊपर से एल स्क्वायर से 2 पावर कट जाएगी और 2 पावर बच जाएगी, यानी ऊपर बच जाएगा एल स्क्वायर, नीचे बच जाएगा 4। तो इसी को आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, तो एल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या हो जाएगा? X हाँ, और लिमिट रख देंगे, फिर क्या बन जाएगा वो? L एल माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 बाय एक्स 3 क्यूब अपॉन 3, और लिमिट रख दूंगा इसमें, तो क्या बन जाएगा ये? L L क्यूब अपॉन 3
एल क्यूब अपॉन 3, 3 मैं ऑलरेडी नीचे लिख चुका हूँ। अभी एल स्क्वायर से 2 पावर कट जाएगी और 1 पावर ऊपर बची रह जाएगी, नीचे की पूरा का पूरा 2 पावर कट जाएगी, ऊपर बच जाएगा एल, नीचे बच जाएगा 3। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, एल अपॉन 3 हो जाएगा। अब उसके बाद एल स्क्वायर अपॉन 4 में से एल स्क्वायर अपॉन 2 में से एल स्क्वायर अपॉन 4 सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4, सर एल स्क्वायर अपॉन, हाँ एल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एल में से एल बाई 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, जो बच्चे ये देखो ये जवाब देते हैं, एक हो गया, एक ब्रजविंदर देती है जवाब और एक महक देती है, बाकी सब बच्चे बैठे रहते हैं, थोड़ा जवाब दिया करो, तभी तुम लोग का जो है कैलकुलेशन और ये चीजें बढ़ेंगी, तुम लोग का एक्सपीरियंस अब अच्छा बढ़ेगा तुम लोग का। बताओ तो कितना बताया तुम लोगों ने, 12/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, एल रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर, यही सारी कैलकुलेशन फटाफट फटाफट वर्ड बाय वर्ड तुम खुद से कर सकते हो, और जब ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। ऊपर से एल का 1 पावर और नीचे से पूरा का पूरा एल एक खत्म हो जाएगा, ऊपर 3 और एल मल्टीप्लाई होकर के 3l हो जाएगा, नीचे 4 और एल मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था, वो सेंटर ऑफ मास था 3l/अल्फा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 3l/अल्फा रख दूंगा और 3l/8 रख दूंगा और कंपेयर करूंगा या सॉल्व करूंगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी। तो आपसे पूछा गया था अल्फा की वैल्यू, आपने अल्फा की वैल्यू बता दी कि भैया अल्फा की वैल्यू कितनी है, 8 है। अगर कैलकुलेशन मेरी कहीं मिस्टेक नहीं हुई, देख लो, l²/4 l - l2l/3 3/2l हो जाएगा, और ठीक ठीक l 3 हो गया, नीचे 4 2 8 हो गया, हाँ ठीक है, ठीक, अल्फा की वैल्यू 8 हो गई। बात समझ में आई कि वेरिएबल मास का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। यस सर। अब देख लेते हैं हम किसका, जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग की हम बात करेंगे जी। एक हमारे पास एक ऐसे रिंग है, ठीक है, ये ऐसे एक पतली सी रिंग है, इस रिंग का हमको निकालना है क्या, सेंटर ऑफ मास। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ सेंटर से इसकी रेडियस मैंने दे रखी है कि रिंग की रेडियस r है, और आपको बोल दिया कि मैंने ले रहा हूं, यहाँ पर मैं ले रहा हूं, इस जगह पे मैं ले रहा हूं अपना ओरिजिन का मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ओरिजिन ओ के कोऑर्डिनेट्स 0,0। अब अगर मैं ध्यान दूं बेटा कि इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात करूं, वाई एक्सिस के अबाउट में बात करूं तो इधर का पार्ट, और वाई एक्सिस के अबाउट करूं इधर का पार्ट, सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या आपको। यस सर। हाँ, तो अगर राइट साइड वाला पार्ट वाई एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब ये होता है सिमेट्री से, मास डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री से हमें ये पता चलता है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पर होगा, वाई एक्सिस वाली लाइन पर होगा, और वाई एक्सिस वाली लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट की टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की टेंशन लेनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं एक छोटा सा dx लंबाई का एलिमेंट ले लेता हूं, ये dx लंबाई का एलिमेंट जो है वो सेंटर पर एंगल बना रहा है, सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है, और ये क्या है भैया, ये रेडियस है। अच्छा, ये जो एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पर है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा जूम आउट करके बनाऊंगा कि ये वो एलिमेंट था जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये वो इस सेंटर पर कितना एंगल बना रहा था, सेंटर पर एंगल बना रहा था डी थीटा, इसकी लंबाई कितनी थी, ये एलिमेंट की लंबाई यहाँ से यहाँ तक dx थी। बात क्लियर है क्या, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यस सर। बात कर, अब आप लोगों को शायद पता हो या पता नहीं हो कि जो आर्क होता है वो रेडियस इनटू एंगल के बराबर होता है। ये आर्क हो गया, ये उसकी रेडियस r हो गई, और ये एंगल हो गया थीटा। आर्क जो होता है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाता है और उसकी कितनी रेडियस होती है, एंगल और रेडियस का मल्टीप्लीकेशन उस आर्क की लंबाई होती है। अगर मैं बात करूं कि कितना एंगल बना रहा है ये वाला आर्क, ये भी एक आर्क है, ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो सेंटर पर फुल एंगल बना रहा है। अच्छा, अगर मैं ये आर्क लेता तो कितना एंगल बना रहा होता सेंटर पर, 90 होता, ठीक है। अगर मैं ये आर्क लेता तब सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होता,
180. 180. ठीक है, अगर मैं ये आर्क लेता तब वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा होता? 270. 270। और अगर मैं ये आर्क लेता तब वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा होता? 360. 360 को हम बोलते हैं 2 पाई। तो इस फॉर्मूले में अगर आर और थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू 2 पाई रख दूंगा तो फॉर्मूला बन जा रहा है 2 पाई आर। यानी कि ये जो आर्क की आपने लंबाई निकाली है वो कितनी आ गई? 2 पाई आर। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 2 पाई 2 आर। pi. तो ये एक रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए कि जो आर्क की लंबाई होती है वो रेडियस इनटू एंगल होती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आर्क की लंबाई कितनी है, dx दिया है नाम मैंने इस लंबाई को, और आर्क जिस सर्कल का रेडियस है उसकी रेडियस कितनी है? r है। और ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर? कितना एंगल बना रहा है? d थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, बात सही है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि जो मास होगा उसका इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो मास होगा वो कितना होगा। मैं मान लेता हूं टोटल मास जो है पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का m है। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग की ये जो लंबाई है बेटा वो कितनी हो जाएगी? ये यहां से यहां तक की ये आधी लंबाई सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी अगर उसकी रेडियस r है? तो 2 pi r upon 2. तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 2 को सॉल्व करो, कट पिट करके कितना 2 बन pi जाएगा? upon दूसरे पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लंबाई है वो कितनी आ गई? इसकी टोटल लंबाई अभी आपने बता दिया कि पूरे सर्कल की जो लंबाई होती थी सरकमफ्रेंस की 2 पाई आर, आधे सर्कल की कितनी हो जाएगी? लंबाई आर। लैम्डा क्या होता है? टोटल मास m अपॉन टोटल लंबाई कितनी है? पाई आर। अब आपको पता है इसका मतलब होता है 1 मीटर रॉड का मास। अगर 1 मीटर रॉड का मास लैम्डा है तो dx मीटर रॉड का मास कितना हो जाएगा? dx into lambda. dx इंटू लैम्डा। लैम्डा की क्या वैल्यू है? m by pi r. m upon pi r. और dx की क्या वैल्यू है? r d theta. आर डी थीटा एम बाई पाई आर। ऊपर से आर नीचे से आर कैंसिल हो जाएगा, एम बचेगा, डी थीटा बचेगा, अपॉन पाई बचेगा। तो एम डी थीटा अपॉन पाई बचा। ये आपने छोटा सा मास जो है वो निकाल लिया। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? Yes sir. बेटा जी देखो, अब मैं कह रहा हूं कि ये था सर्कल सेमी सर्कुलर रिंग और यहाँ पे मैंने लिया था एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट था ये रेडियस आर बना रहा था सेंटर पर, और एंगल कितना बना रहा था? थीटा बना रहा था। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना होगा कि अगर ये आर है और ये हॉरिजॉन्टल, ये आर वेक्टर है और ये आर वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो आप मुझे बताओगे कि इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा? cos r. कॉस आर क्यों होगा? r जो cos theta. आर कॉस थीटा होगा ना, कॉस आर क्यों होगा? और जो इसकी जो वर्टिकल लंबाई होगी, वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? r sin theta. आर साइन थीटा। तो आपने इसकी इस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दी कितनी? आर कॉस थीटा। और ये वर्टिकल डिस्टेंस बता दी कितनी? आर साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहुंच जाता है एक्स कोऑर्डिनेट में आर कॉस थीटा, और वर्टिकल डिस्टेंस पहुंच जाता है वाई कोऑर्डिनेट में आर साइन थीटा। करेक्ट है क्या बात? Yes sir. अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट से लेना नहीं है क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। हमको वाई कोऑर्डिनेट से मतलब है, वाई कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको dx ना नाम दे करके मैं शुरू से इसका नाम dy रखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे dx रखो चाहे dy रखो, ये इसका नाम शुरू से मैं dy रखता हूँ। कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगी। dy और ये dm हो गया और कहीं dy x नहीं। चलो जी, अब आपको पता है कि जो y सेंटर ऑफ मास होता है किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m1 into y1 plus m2 नहीं नहीं y2. नहीं, किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का आपको बताना है। पार्टिकल ऑफ Integration of y dm upon integration of dm. वेरी गुड, इंटीग्रेशन ऑफ y। अब ये जो y कोऑर्डिनेट है इस एलिमेंट का जो मैंने यहाँ पे लिया था, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? r sin r theta. sin r sin थीटा। dm हमने पीछे निकाल रखा है, dm हमने निकाल रखा था m d थीटा अपॉन पाई। मैं लिख देता हूँ m d थीटा अपॉन पाई, अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm।
डीएम में वापस से मैं क्या लिख दूंगा, एम डी थीटा अपॉन पाई। अब आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा, भैया आर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमारा आर एम अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा बचा रह जाएगा। यहाँ पे बात करूं, एम और पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एम और पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बचा रहेगा। न्यूमरेटर में यहाँ एम और यहाँ की न्यूमरेटर में एम कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पाई और यहाँ की डिनोमिनेटर में पाई कैंसिल, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, मेरे पास बच जाएगा आर। अब हम देख रहे हैं साइन थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के डी थीटा के रिस्पेक्ट में। अब बताओ कि जो थीटा है वो कहां से कहां तक चल रहा है। अगर मैं यहां पर एलिमेंट लेता तब कितना एंगल बनता हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल कितना, 0 डिग्री। यहाँ पे लेता तब कितना एंगल बनता, एलिमेंट यहाँ पे लेता तब कितना एंगल बनता, 90 डिग्री। और यहाँ पर एंगल लेता तब कितना एंगल बनता हॉरिजॉन्टल, ये 180। तो यहाँ पे एलिमेंट फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे करते करते एलिमेंट लेते 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 सारे एलिमेंट का मास और उसके कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया, तो बन जाएगा क्या भाई, आपका सेंटर ऑफ मास का रिलेशन बन जाएगा। तो पहला एलिमेंट शुरू हो रहा है बेटा जी यहाँ पे और आखिरी एलिमेंट खत्म हो रहा है यहाँ पे। पहला एलिमेंट कितने एंगल पर था, 0 आखिरी एलिमेंट कितने एंगल पर है, 180 को रेडियन में कितना बोलते हैं, पाई। पाई। तो लिमिट्स आपको 0 से लेकर के पाई तक पता। साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है, cos थीटा कॉस थीटा नहीं होता। साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है डी डी, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है। और कॉस एक्स का डी डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, ठीक है। इस माइनस को उधर भेज दो तो यहाँ माइनस। अब जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो sin x हो जाता है, और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ये माइनस cos x होता है। कितना होता है, माइनस cos x, माइनस होता है। तो ये माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के पाई तक। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक। वेरी गुड। अब वैल्यू रखेंगे, पहले अपर लिमिट पाई रखेंगे, फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा x सेंटर ऑफ मास जो आ गया वो माइनस आर कॉस ऑफ पाई पहले आएगा, माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ 0 आएगा, अपॉन पाई माइनस 0। अपर लिमिट पाई थी, लोअर लिमिट 0 थी। यहाँ पे थीटा की अपर लिमिट, एंगल की अपर लिमिट पाई, माइनस एंगल की लोअर लिमिट 0 है। कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई का मतलब होता है कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 का मतलब हो गया कॉस ऑफ 90 प्लस 90। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा जी, साइन, हम बताओ कॉस 90 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा, हाँ साइन थीटा तो होगा सर, हाँ ये बिल्कुल भी आएगा, सारे आएंगे साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन 90 हो जाएगा। लेकिन ये कॉस 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट सेकंड किस में आता है, सेकंड पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है क्या कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ना जी भैया, ये आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। उसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक और टैन और कॉट, ये सब के सब नेगेटिव होंगे। हम कॉस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई क्या, यस सर। तो तुमको अब याद हो जाना चाहिए सब को। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा जी, अब क्या रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं माइनस आर कॉस पाई माइनस 1, माइनस को माइनस, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन पाई माइनस 0 कितनी हो जाएगा, पाई होगा। माइनस 1 सॉल्व हो करके कितना हो गया, -2 माइनस आर और -2 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा भाई, 2r पाई। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को, यस सर। हाँ, तो जो रिलेशन आ जाएगा इसका सेमी सर्कुलर रिंग का, इसका सेमी सर्कुलर रिंग का जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2r अपॉन पाई। ये एक्सीएम नहीं निकाल लेते, वाईसीएम निकाल लेते। मैं क्या कर रहा हूँ, वाईसीएम था ना, वाईसीएम, हाँ ठीक। तो हमने वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लिया,
किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया वो YCm 2r/π, यानी कि अगर रिंग ऐसे है तो भैया होगा तो इसी एक्सिस पर, आपने देखा इधर भी सिमेट्री है इधर भी सिमेट्री, लेकिन इस एक्सिस पर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस पर होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2r/π। कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 हो चुका था, y कोऑर्डिनेट 2r/π। क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ मास बॉडी में है कि आउटसाइड का बॉडी है? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी है, तो इससे पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास इज पॉसिबल दैट इट इज रिजाइडिंग आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी के आउटसाइड रह रहा है, ये भी पॉसिबल है। उसी तरीके से सेम पैटर्न पे आपको निकालना होगा सेमी सर्कुलर, बात यहाँ तक समझ में आई कि सारे स्टूडेंट्स को? सेमी सर्कुलर डिस्क। अब हम डिस्क का निकालेंगे। डिस्क क्या कहता है भैया? ये आपने एक ऐसी डिस्क ले ली, डिस्क का मतलब एक ऐसे प्लेट ली है लकड़ी की और ये पूरी भरी हुई है, पूरी फील्ड है, खाली नहीं है, हवा नहीं है यहाँ पे, पूरा लकड़ी से भरी हुई है। लकड़ी की डिस्क ले लिया, मेटल की डिस्क ले लिया, कोई भी ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना होता है, बताया हमेशा कि सबसे पहले क्या करो, क्या करना होगा सबसे पहले? हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सेस सेट कर लो भैया, ये ओरिजिन हो जाएगा और ओरिजिन होने का मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। अब हमको दिख रहा है कि इधर वाला जो पार्ट है और इधर वाला पार्ट है इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मतलब कि जो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी y एक्सिस पर होगा। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट लेने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा कैजुअल होगा। क्या होगा? अब देखो कि यहाँ पर मैंने एक ऐसे पतली सी एक सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, एक एलिमेंट लिया है और वो एलिमेंट किस शेप का है? एक एलिमेंट लिया है मैंने, वो एलिमेंट किस शेप का है? सेमी सर्कुलर रिंग शेप का है। जो हमने पीछे सीखा है उसी को यहाँ यूज कर रहे हैं। एक एलिमेंट लिया, ये एक एलिमेंट लिया, एक ऐसे और रिंग होगी ऊपर, उसके ऊपर एक और रिंग होगी, उसके ऊपर एक और रिंग होगी, इसके नीचे और रिंग होगी, इसके नीचे और रिंग होगी। ये सारे छोटे छोटे से रिंग्स, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, सारे रिंग के मासेस और उनके कोऑर्डिनेट्स का इंटीग्रेशन कर देंगे अपॉन नीचे टोटल मास कर देंगे, तो हमको निकल के आ जाएगा क्या? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये समझना है कि हमने एलिमेंट कैसे लिया है। फिर से समझाओ, एलिमेंट कैसे लिया है? पता चल गया सर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा, इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, जो इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है सेमी सर्कुलर रिंग की, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो विड्थ लिया है वो मैंने लिया है dx चौड़ाई की लिया है। अच्छा, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसकी रेडियस कितनी है? मैं कह रहा हूँ कि इस सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस जो है वो x रेडियस का हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग लिया है। अब मैं कह रहा हूं कि पूरी डिस्क का जो मास है वो m है, टोटल मास ऑफ डिस्क, टोटल मास ऑफ डिस्क। अच्छा, अब आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर प्रेवेलेंट होगा? क्या यहाँ पे लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी प्रेवेलेंट होगा, या यहाँ पे सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी प्रेवेलेंट होगा, कि यहाँ पर रो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी प्रेवेलेंट होगा? कौन सा फैक्टर यहाँ पे प्रेवेलेंट होगा? किसको हम यूज करेंगे? सिग्मा। सिग्मा, वेरी गुड। सिग्मा का यूज करेंगे क्योंकि सिग्मा एक सरफेस मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है और डिस्क के केस में आप उसके एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते या उसके विड्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। लेंथ और विड्थ दोनों को लेना पड़ेगा, मतलब एरिया को लेना पड़ेगा, किसी एक को इग्नोर कर। हाइट को इग्नोर कर सकते हो, अगर हाइट इग्नोर कर दिए तो वॉल्यूम इग्नोर। ये आपको लास्ट क्लास में समझा। सिग्मा क्या होता है भैया? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। अगर पूरा डिस्क होता बेटा तो इसका एरिया कितना होता पूरे डिस्क का? r रेडियस की डिस्क होती अगर, तो उसका एरिया कितना होता? सब पाई r स्क्वायर। ठीक है, पूरे डिस्क का। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं आधी डिस्क ले रहा हूं भी, मैं ले रहा हूं आधी डिस्क, तो आधी डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा? तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यही बोल रहे थे ना? यस Yes, सर। तो एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 तो जाए ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m बाई पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं कि इस dx जो रिंग ली है इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके बनाता हूं। ये रिंग ऐसे है और इस रिंग की जो चौड़ाई है वो मैंने पहले से बता दिया dx है। अच्छा, इस रिंग का जो सरकमफ्रेंस होगा बेटा वो कितना होगा? ये सरकमफ्रेंस कितना होगा? अगर इस एलिमेंटल रिंग की जो रेडियस है वो मैंने बता रखा है आपको x है, तो ये जो सरकमफ्रेंशियल लंबाई होगी इसकी वो कितनी होगी? 2πx। वो तो पूरे सर्कल की होती है, ये आधा है ना? 2 2πx/2 सॉल्व करके कितना हो जाएगा?
पाई एक्स। तो जो इसकी ये वाली लंबाई है, सरकमफ्रेंशियल लंबाई है पाई एक्स। इसी चीज को ना बेटा मैं थोड़ा सा ऐसे पकड़ करके, ऐसे ये था, कैसे था, एक रिंग के शेप में था, ठीक है। और अगर ये ऐसे रिंग के शेप में था, इस रिंग को दोनों हाथ से पकड़ा मैंने, ऐसे ओपन कर दिया, ऐसे रिंग के शेप में था, ऐसे पकड़ के खींच के बना दिया। तो जब मैं इसको ओपन करके खींच के इसको बनाता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो वो कुछ इस शेप का दिखता है, जिसकी ये वाली लंबाई आपने हमें बता दिया पाई एक्स है, और इसकी ये वाली चौड़ाई ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था डी एक्स है। ये कौन सा शेप है और इसका एरिया फिर कितना हो जाएगा? रेक्टेंगल शेप है, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा सर। लेंथ इनटू पाई ब्रेथ मल्टीप्लाई, हाँ, क्या है, पाई एक्स इंटू डी एक्स। पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब लैम्डा का, ये लैम्डा नहीं था ना, सॉरी सिग्मा था, लैम्डा तो लेंथ वाला होता है। अब सिग्मा का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास, और अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास है ये, तो मेरे पास पाई एक्स डी एक्स मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना हो जाएगा? इस लैम्डा, इस सिग्मा का क्या मतलब है? सिग्मा का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास जो है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास जो है सिग्मा, तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा। मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना हो जाएगा? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा। मेरे पास पाई एक्स डी एक्स मीटर स्क्वायर एरिया है, उसका मास कितना हो जाएगा? पाई एक्स डी डी एक्स सिग्मा। मीटर स्क्वायर इंटू सिग्मा। पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा, यही इसका मतलब होता है। बार बार मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। तो पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा, आपको समझ में आ गया कि इसका जो मास होगा वो पाई एक्स, इस एलिमेंट का जो मास होगा पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा। तो जो छोटा सा एलिमेंटल मास है उसका, वो आपने बताया पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या है बताना जरा, रखो मैं, 1 अपॉन पाई 2m by pi आर r square। स्क्वायर हो गया जी। तो ऊपर से पाई, नीचे से पाई कैंसिल हो गया, तो और कुछ नहीं कैंसिल हो, 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। चलो जी। ओ, ये कब कराया मैंने? ये तुम लोग को मैंने कराया था ना, गड़बड़ हो गया था, 1 मिनट उधर नहीं कराना चाहिए था, 21। अच्छा जी, हाँ ये चैप्टर भी आएगा, टेस्ट में बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब आपको पता है कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास का रिलेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई। अच्छा मैं यहाँ पे बेटा ना एक्स हटा रहा हूँ, ये क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट चल रहा है ना, तो मैं हर जगह से एक्स हटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। और कहीं एक्स तो नहीं है, ठीक है। चलो, अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम होता है। अब मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन ऑफ वाई। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? हमने ऑलरेडी बोला है कि भैया वाई रेडियस हमने ले रखा है, इस एलिमेंट का जो भी कोऑर्डिनेट है, जो भी डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, कितनी वर्टिकल डिस्टेंस पर ये एलिमेंट मिल जाएगा, कितनी दूरी पर मिल जाएगा, तो हमने बोला कि वाई दूरी पर, वाई की रेडियस पर हमने ले रखा है। बात समझ में आई क्या ये वाली? यस सर। हाँ, कि मैंने ऐसे था, यहां से वर्टिकल डिस्टेंस, कितनी वर्टिकल डिस्टेंस पर एलिमेंट लिया है भैया, मैंने वाई वर्टिकल डिस्टेंस पर लिया है, यानी कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर, उसका कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो 0, y होगा। तो y कोऑर्डिनेट हमने पता चल गया। अब पूरी रिंग पे कहाँ कहाँ किस पॉइंट पर, किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लूं, तो रिंग का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जहां पर भी होगा वहां के हिसाब से हम लेंगे। अच्छा, y हमने ले लिया। अच्छा जी, 1 मिनट, गड़बड़, यहाँ से हमने एक बात गड़बड़ कर दी। अच्छा, हमने बोला कि भैया वाई कोऑर्डिनेट लेना है। ओके, वाई कोऑर्डिनेट किसका लेना है? यहाँ पे वापस से थोड़ा सा समझो उसी चीज को जो मैं बताना चाह रहा था। हमने कहा कि भैया हमने लिया है एक एलिमेंटल रिंग। अच्छा ठीक है, एलिमेंटल रिंग ये है, एलिमेंटल रिंग के किस कोऑर्डिनेट को लें हम?
इस पॉइंट को लूं एलिमेंटल रिंग के, इस कोऑर्डिनेट को लूं, इस कोऑर्डिनेट को लूं, किस कोऑर्डिनेट को लूं, तो एलिमेंटल रिंग में आपको कौन से कोऑर्डिनेट को लेना होगा, किस पार्ट के कोऑर्डिनेट को लेना होगा। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी पार्ट की बात करते हैं या किसी भी एलिमेंटल रिंग या किसी भी ऐसी बॉडी की बात करते हैं जिसको अगर मुझे पॉइंट फॉर्म में बदलना होगा, अगर मुझे उसका कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो मुझे उसको पॉइंट फॉर्म में बदलना होगा, एक पॉइंट में बदलना होगा। और किसी भी बॉडी का जो पॉइंट होता है एक पॉइंट फॉर्म में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है उसका कौन सा पॉइंट, कौन सा, किसी भी बॉडी को अगर मैं एक पॉइंट में बदल लूं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं कि वो सारा मास वो एक जगह पर अगर उसका कॉन्सेंट्रेटेड है तो उस पॉइंट सेंटर ऑफ मास। तो वही तो पूछ रहा हूं। तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए जी। अब इस एलिमेंटल रिंग का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मैं इस पार्ट का कोऑर्डिनेट लूं, इस पार्ट का कोऑर्डिनेट, इस पार्ट का किस पार्ट का कोऑर्डिनेट लूं, मैं कंफ्यूज हूं। तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं इस एलिमेंटल रिंग का एक पॉइंट मानता, कोई एलिमेंटल रिंग को एक उसमें कोऑर्डिनेट एक पॉइंट में बदल देता तो वो कहां पर मौजूद होता, उसका सारा मास किस जगह पे मौजूद। तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि अगर किसी भी बॉडी को, कितनी भी बड़ी बॉडी हो, उस पूरी बॉडी को अगर मुझे श्रिंक करके एक पॉइंट में जमा करना है, एक पॉइंट में डाल देना है, वो पॉइंट उसका कहलाता है सेंटर ऑफ मास। और रिंग का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ाया है, अभी आपने कैलकुलेट करके बताया है कि जो उसकी वर्टिकल डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल डिस्टेंस होती है रिंग की, सेमी सर्कुलर रिंग की, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपको? 2r by pi। वो r अपॉन पाई होती है, 2r अपॉन पाई होती है। ठीक है जी, वेरी गुड। किसी को डाउट हो, पूछना हो पूछ सकता हो। 2r अपॉन पाई होती है, ठीक है। तो जो y कोऑर्डिनेट होगा किसका होगा, इस रिंग का होगा। लेकिन रिंग में इतने सारे पॉइंट्स है, किस पॉइंट का लें? हाँ, लेकिन रिंग का कौन सा पॉइंट ले, तो हम क्या करते हैं, रिंग को एक छोटे से मास फॉर्म में बदल देते हैं और वो जो मास फॉर्म होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। इस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,2r अपॉन पाई। कितनी रेडियस की रिंग लिया था हमने, पीछे यहाँ पे बता रखा है कि जो रिंग लिया था हमने y रेडियस की रिंग लिया था। तो y रेडियस की रिंग अगर मैं लूंगा तो उसके सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,2y अपॉन पाई हो जाएगा। करेक्ट है क्या बात? रेडियस y रख दिया यहाँ, रेडियस कितनी रेडियस थी, y रेडियस थी, y रख दिया, तो वही का वही रहेगा, अपॉन वही का रहेगा, वही रहेगा, पाई वही का रहेगा। तो हमने पता चल गया कि उस पॉइंट मास सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है 0,2y। तो y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंटल रिंग का अगर मैं सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट रखूंगा तो 2y अपॉन पाई हो जाए। नहीं समझ में आई बात क्या, फिर से समझाऊं? सर चल गया पता। डीएम अभी पीछे हमने डीएम निकाला है। डीएम कितना था भैया, अभी हमने निकाला 2my dy अपॉन r स्क्वायर। तो 2my dy अपॉन 2my dy अपॉन r स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन में 2my dy अपॉन r स्क्वायर। भैया 2m और 2 और पाई और r स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अच्छा 4m तो ऊपर आ गया और नीचे पाई और आर स्क्वायर आ गया, ये कांस्टेंट थे, बाहर आ गया। क्या बचा रह गया, ये वाला y बचा रह गया, ये वाला y बचा रह गया, y मल्टीप्लाई होकर के y स्क्वायर dy बचा रह गया अपॉन यहाँ से 2m और r स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 2m अपॉन r स्क्वायर बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा रहेगा, y और dy बचा रहेगा। चलिए लिमिट्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं सबसे छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो वो इस पॉइंट पर होगा जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर मैं सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर लूंगा तो इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट लूंगा वो कितनी रेडियस का लूंगा भैया, वो कितनी रेडियस का लूंगा? अगर ये बड़ा पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस है, सबसे छोटा एलिमेंट लूंगा, सबसे छोटा एक पॉइंट साइज का एलिमेंट वो यहाँ पे लूंगा मैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। इसकी रेडियस कितनी होगी, ऑलमोस्ट 0 पॉइंट का कोई रेडियस नहीं। फिर मैं और बड़ी एक एलिमेंट लूंगा, फिर मैं और बड़ा एलिमेंट लूंगा, और बड़ा लूंगा, और बड़ा लूंगा, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट लूंगा उसकी रेडियस कितनी, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, सबसे बड़ी वाले रेडियस कितनी होगी? आर हो जाएगी। जो इसकी सबसे बड़ी वाली रेडियस हो जाएगी वो आर हो जाएगी। तो स्टार्ट हो रहा है 0, एक पॉइंट
से स्टार्ट हो रहा है, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट सा, बिल्कुल एक पॉइंट सा होगा जिसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा उसका जो रेडियस होगी वो ये सबसे बड़े वाले एलिमेंट की जो सबसे बड़े वाले जो एलिमेंट होगी उसकी जो रेडियस होगी वो r होगी। यानी शुरू हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है कहां पर, r पर। नहीं समझ में आई क्या बात? फिर से समझाऊं क्या? सर दोबारा बता दो। बिल्कुल, दोबारा देख लो कि अब हमको लिमिट सेट करना है। लिमिट कैसे सेट करेंगे? हम क्या करेंगे कि इसके हम देखेंगे कि यहाँ जो रिलेशन पहुंच रहा है वो वाई स्क्वायर डी वाई है। वाई का कहां से शुरू हो रहा है पॉइंट्स और कहां से खत्म हो रहा है। वाई क्या थी? एक रेडियस लिया था हमने, किसी एलिमेंट की रेडियस लिया था कि भैया वाई रेडियस का एलिमेंट लिया था। अगर मैं और छोटा कर दूंगा और छोटा हो जाएगा एलिमेंट, वाई की वैल्यू और छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, छोटी होते होते सबसे छोटी किस पॉइंट तक पहुंच जाएगी बेटा? वो रेडियस छोटी होते 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 किस पॉइंट तक पहुंच जाएगी? 0 पॉइंट तक पहुंच जाएगी। अच्छा, इसी एलिमेंट को रेडियस को मैं और बड़ा कर दूंगा और बड़ा कर दूंगा और बड़ा कर दूंगा। सबसे बड़ा वाला जो एलिमेंट होगा बेटा वो कितनी रेडियस का होगा? यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट बनेगा वो कितनी रेडियस का होगा? ये रेड वाला, इसकी क्या रेडियस होगी? सबसे बड़े वाले एलिमेंट आर हो जाएगी। ये हो जाएगा जो सबसे बड़ी जो एलिमेंट होगा वो सबसे बाहर वाली एलिमेंट जो होगा वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, कितनी रेडियस पर होगा? आर रेडियस। तो सबसे छोटा वाला, सबसे लोअर लिमिट कहां तक जा रहा है? 0 तक जा रहा है। सबसे बड़ा वाला कहां तक जा रहा है एलिमेंट? आर तक जा रहा है। फिर से समझाऊं ये? नो सर। अच्छा, 0 से लेके आर तक, और ये भी कहां से कहां तक? ये भी आपका 0 से लेकर के आर तक। तो अभी लिमिट डालते हैं, हटाओ अभी लिमिट डालते हैं। पहले ऊपर से देखते हैं m, ये m कैंसिल हो गया न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 2, न्यूमरेटर से 4 कैंसिल होकर 2 हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से r स्क्वायर, डिनोमिनेटर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया जी। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ अब हम बात करते हैं क्या क्या हमारे पास बचा रह गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पास बचा रह गया है। तो इस रिलेशन में हमको इंटीग्रेट करना है। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है dy के रिस्पेक्ट में? वाई क्यूब अपॉन 3। हाँ, वाई क्यूब। अच्छा, पहले मैं देख लूं, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 बचा है, डिनोमिनेटर में पाई बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है। तो जो वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा जी 2 अपॉन पाई हो जाएगा। और आपने बताया वाई क्यूब अपॉन 3 डिनोमिनेटर में डाल दे रहा हूं मैं, और लिमिट 0 से लेकर के r तक थी। अब उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे y का dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट 0 से लेकर के r तक में डाल दिया। अगर मैं इसमें लिमिट डालूंगा बेटा तो क्या बन जाएगा? वाई क्यूब में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के कैलकुलेट करूंगा, कितना बन जाएगा? आर आर क्यूब। तो ये आर क्यूब अपॉन 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट डालूंगा, कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर अपॉन 2। अब ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आर क्यूब अपॉन 3 पाई इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर का नीचे का 2 पावर खत्म हो जाएगा, ऊपर का 3 में से 2 खत्म हो जाएगा, 1 बचा रह जाएगा। ऊपर क्या बचा रह गया? 2 आर और 2 मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा? 4 आर। ये क्या बचा रह गया? 3 और पाई, 3 पाई। तो जो वाई सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी सेमी सर्कुलर डिस्क का, जो वाई सेंटर ऑफ मास होता है आर रेडियस का अगर बात कर रहे हैं तो 4r अपॉन 3 पाई, यहाँ पर कहीं 4r अपॉन 3 पाई की डिस्टेंस पर होगा। कोऑर्डिनेट्स में बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके थे, और वाई कोऑर्डिनेट हमने 4r अपॉन 3 पाई यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लिया। नहीं आई क्या बात समझ में? चल गया पता। हाँ, कुछ इस तरीके से आपने सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क निकाल लिया, एंड दैट इज 4r अपॉन 3 पाई हो जाएगा। बस, और भी बॉडीज हैं लेकिन हमको और सबका कैलकुलेट नहीं करना है, हम बस आपको उसका रिलेशन हम बता दे रहे हैं जी कि ये देखो ये रिलेशन है, आपको ये फॉर्मूला बस बता दे रहे हैं कि ये देखो जी ये फॉर्मूला है, उसका आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास ऑफ, अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं तो वो तो लास्ट क्लास में भी बता रखा था, और अभी भी आप सारे स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हो कि रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगुलर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जस्ट उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। अगर उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। और उसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर का, तो स्क्वायर का भी जस्ट उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। तो इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तीसरा शेप बात करूं ट्रायंगल का,
तो ट्रायंगल का ट्रायंगुलर लैमिना, लैमिना मतलब एक पतली सी शीट ट्रायंगुलर की, ऐसे वर्ड्स आएगा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में बताते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होता है। यहां से मैंने मीडियन डाला। मीडियन क्या होता है? सामने वाली साइड पर एक ऐसी लाइन डालना जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। यहां से भी मैंने मीडियन डाला, यहां से भी मैंने मीडियन डाला, तीनों मीडियन एक पॉइंट से होकर गुजरते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और जो सेंट्रॉइड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। यानी कि अगर ये 2h होगा तो ये 1h होगा, अगर ये 2x होगा तो ये 1x होगा। तो हमको समझ में आ गया। और ऐसे भी बात कर सकते हैं, अगर ये पूरी की पूरी लंबाई h होगी तो ये 2:1 के हिस्से में बांटेगा। यानी कि ये जो पार्ट होगा वो हो जाएगा 2h/3 और ये वाला पार्ट जो होगा वो h/3 हो जाएगा। तो जो अगर मैं इस केस में कैसे होगा 2h/3 भैया, अगर ये यहां से यहां तक मैं बात कर रहा हूं कि ये 2 हिस्सा है, ये एक हिस्सा है और ये पूरा टोटल लंबाई h है, तो अब आप देखोगे कि हम मान लेते हैं कि 2:1 का रेशियो है, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू बोल देते हैं 2x और एक्चुअल में इसकी वैल्यू बोल देते हैं 1x। ठीक है जी, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 2x और एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1x। ठीक है जी, जब बताने की जरूरत नहीं है लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। और तो 2x की लंबाई और 1x की लंबाई जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा? 3x। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? 3x। लेकिन टोटल लंबाई तो h दे रखा था, तो 3x बराबर h हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से h/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू डाल दिया h/3, तो ये लंबाई कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक? 2h/3। यहाँ 1x में x की वैल्यू डाल दिया h/3, तो यहाँ पे वैल्यू h/3। तो ये लंबाई h/3। ये मैंने अरिथमेटिक थोड़ा सा लगाया है, उससे आपको पता चल गया कि ये जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी h/3 हो जाएगी। फिर से समझाऊं ये? नो सर। हाँ, तो आपको पता है कि अगर मैं ऐसे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं, तो यहाँ ओरिजिन से h/3 की हाइट पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो h/3 की हाइट पर हो जाएगा किसी भी रेक्टेंगुलर लॉन्ग। ये क्या करना है आपको? इसको याद कर लेना, रट जाना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है कि आप हर बार बैठ के पूरा एग्जाम में डिराइव करोगे। इवन अगर आप बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे तो बैठ के वहां डिराइव नहीं कर पाओगे, उतना टाइम नहीं लगाना कि हम बैठ के या कोई भाई वो ऑफ कर लो अपना माइक ऑफ, या हम बैठ के सेमी सर्कुलर डिस्क का डिराइव करें या सेमी सर्कुलर रिंग का डिराइव नहीं करना है। एक दो मेथड बता दिया कैसे होता है, समझ जाओगे। आपको शौक है आप बैठ के खुद से भी डिराइव कर सकते हो। एलिमेंटल रिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है और वाई कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। मास निकालना आपको आ ही गया है, अब मुझे लगता है उसमें इतना इशू है, तो बैठ के सब के सब डिराइव कर सकते हो। गो थ्रू करोगे बुक में तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा, लेकिन उतना जाना नहीं है आपको। अब उसी तरीके से मैं एक और शेप की बात करूं, चौथा शेप जो आप पहले ही पढ़ रखे हो कि सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पे कहीं होगा, जो कि आपने हमको बताया थोड़ी देर पहले कितने डिस्टेंस पर होगा भैया? 2r/π के डिस्टेंस पर होगा। अगर मैं सेमी सर्कुलर रिंग की बात, किसी को अगर रेक्टेंगल में कंफ्यूजन हो पूछ सकता है, कोई डाउट हो पूछ सकता है। अगर सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करूं, मैं सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करूं, तो इस सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ है नहीं एज सच। तो जो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो 2π/r क्यों लिख रहा हूँ? 2r/π। ठीक है, बता भी नहीं रहा तुम लोग, 2r/π। अच्छा, यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पे ये कितनी डिस्टेंस पर हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट? 4r/3π। रट जाओ, 4r/3π रट जाओ, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि हेमिस्फेरिकल शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल जो है होता क्या है? ये हम सभी के घर में जो बाउल होता है जिसमें आप लोग बैठ के मैगी खाते हो उसी को बोल लो हेमिस्फेरिकल शेल। ये अंदर से खाली है, खोखला है, ये मेटल की शीट इधर से हो गई, यहाँ पे खाली है, खोखला। तो हेमिस्फेरिकल बाउल की बात करूं मैं तो इसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं। पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा करके सारा कॉन्सेप्ट छोटे छोटे डिटेल्स भर करके निकाल सकते हो। हेमिस्फेरिकल शेल की बात करूं तो यहाँ पर देखूंगा कि अगर मैं ऐसे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसका मतलब वाई एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं होगा, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मैं कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ। और मान लो यहाँ पर कोई वाई डिस्टेंस पर जो है कोई डिस्टेंस है, यहाँ पर जो है इसका सेंटर ऑफ मास है और इस हेमिस्फेरिकल बाउल की जो रेडियस है वो r है। हेमिस्फेरिकल बाउल की जो रेडियस है वो r है। तो हेमिस्फेरिकल शेल की जो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो r/2 की डिस्टेंस पर होगा। तो जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा बेटा जी? r/2 की डिस्टेंस पर हो जाएगा। कहाँ गया?
एक मिनट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट शेप आ जाता है आपका कि बाउल तो है लेकिन ये हॉलो नहीं है। इस हेमिस्फीयर, शेल का मतलब होता है हॉलो, खाली, लेकिन ये बाउल तो नहीं है। एक ऐसा था कि एक मेरे पास मेटल की बॉल थी, पूरी भरी हुई सॉलिड बॉल थी, मैंने उसको आधा काट दिया। अब अगर मैं इसको आधा काट देता हूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा भैया, एक ऐसा बाउल, बाउल नहीं होगा, एक हेमिस्फेरिकल सॉलिड हेमिस्फेयर बच जाएगा जो अंदर से पूरा का पूरा भरा है मेटल से। जरूरी नहीं मेटल हो, मेटल बोलने से इंसान के दिमाग में इमेज जल्दी बन जाती है। तो पूरा का पूरा हेमिस्फेरिकल मेटल का मेटल पूरा भरा हुआ सॉलिड हेमिस्फेयर। तो अगर मैं सॉलिड हेमिस्फेयर के सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वाई कोऑर्डिनेट, जो सेंटर ऑफ मास का होता है वाई, जो वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का होता है, अगर आर रेडियस का हेमिस्फेरिकल सॉलिड हेमिस्फीयर है तो ये कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा, कितनी हाइट पर हो जाएगा, 3r/8 की हाइट पर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, 3r/8 की 3r/8 की हाइट पर जो हो जाएगा बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। आगे बात करूं मैं, एक मिनट। आगे बात करूं मैं कि आगे किस टाइप का शेप हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैं ले रहा हूं नेक्स्ट शेप जो आएगा हमारा वो होगा एक कोन, लेकिन ये कोन जो है खाली नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ। ये जो कोन है वो खाली नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ है, सॉलिड कोन है। तो अगर हम सॉलिड कोन की बात करें, यानी कि अंदर से पूरा भरा हुआ, जिसकी हाइट कितनी है, h हाइट का एक सॉलिड कोन है, ठीक है। और इसका आपसे पूछा जाए कि जरा आप मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा अगर सॉलिड कोन है तो, अगर सॉलिड कोन है तो वो उसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा h/4 की हाइट पर हो जाएगा, अगर पूरा h हाइट का है तो। ये आपको याद कर लेना है, पूरा आपको कैलकुलेट नहीं करना है, याद कर लेना है। अगर आपको शौक है तो आप कर लीजिए। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास हॉलो कोन है, कोन तो है लेकिन वो अंदर से भरा हुआ है, अंदर से खाली है, यहाँ पे हवा है, सब हवा है, ठीक है। यानी कि जो आपकी बर्थडे कैप आती है ना, बर्थडे में कैप आती है वो तिकोनी सी, वो हॉलो कोन है। उस हॉलो कोन की बात करूं, अगर h हाइट का मेरे पास हॉलो कोन है, अगर h हाइट का मेरे पास हॉलो कोन है और y डिस्टेंस पर यहाँ पर उसका कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हॉलो कोन का, वो कितना हो जाएगा भाई, h/3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो हॉलो कोन का h/3, सॉलिड कोन का h/4। सॉलिड हेमिस्फीयर का, अगर पूरा का पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर नहीं हो, सॉलिड स्फीयर हो, तब इसका कहां पर होगा, सेंटर पर इसके। बिल्कुल सेंटर पर होगा, इसमें तो पूछने की जरूरत नहीं। वेरी गुड, शाबाश, मुझे लगा तुम लोग कंफ्यूज हो गए, वेरी गुड। लेकिन हेमिस्फेरिकल शेल हो, शेल का मतलब हॉलो, खाली हो, जैसे आपके घर में जो बाउल्स होते हैं मेटल के, उसको समझ लो, या प्लास्टिक का बाउल भी समझ लो, या ग्लास का बाउल भी समझ लो, बस मेटल इसलिए बोलता हूँ इमेजिन करने में आसान। तो उसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा, r/2। अभी आपने सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3 पाई बता दिया है, रिंग का 2r/पाई ऑलरेडी बता दिया। बाकी ये सारे शिप्स, और एक ट्रायंगुलर लैमिना, पतला सा ट्रायंगुलर शीट है, तो उसका हो जाएगा h/3 हाइट पे। बाकी सारे शेप्स के उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। हमको कोऑर्डिनेट पता है कि जो कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, वो m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 होता है। किसका, ये किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का होता है। अच्छा जी, वेरी गुड, आसान। अब अगर हम बात करें कि उसी तरीके से y सेंटर ऑफ मास भी होगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है जी, तो मैं डायरेक्ट r लिख देता हूं। r का मतलब इसमें x की भी बात हो रही है और y की भी बात हो रही है। आप लिखोगे दोनों को तो अलग अलग लिखोगे। यहाँ पे r लिखने का मतलब हो गया कि x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है और y कोऑर्डिनेट की भी बात हो रही है। अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूं बेटा कि यही सेम फॉर्मूला जो होगा वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा वैलिड फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वैलिड हो जाएगा। क्या मतलब, ये पोजीशन का फॉर्मूला था, मैं कह रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेंटर ऑफ मास का, वो इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पहले पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट दूसरे पार्टिकल का अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी। यही सेम फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। बात समझ में आई क्या? यस सर।
अब आप क्या करो, आप डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन 1 को। अगर मैं इधर से डिफरेंशिएट करता हूं ddT ऑफ डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास, नीचे तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ऊपर न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन जाएगा, तो ddT ऑफ m1 डेल्टा r1 प्लस ddT ऑफ m2 डेल्टा r2। आपको पता है m1 मास ऑफ द पार्टिकल है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा m1 ddT ऑफ डेल्टा r1। m2 मास ऑफ द पार्टिकल है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा m2 ddT ऑफ डेल्टा r2। नीचे तो कांस्टेंट टोटल मास था, वो कांस्टेंट था, वो ddT ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ddT ऑफ डेल्टा आर COM क्या बन जाएगा भैया, वेलोसिटी m1 v1 प्लस वेलोसिटी m2 v2 अपॉन दोनों का मास का एडिशन, और ये क्या बन जाएगा, ये भी वेलोसिटी बन जाएगा, लेकिन ये वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का। अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो मास तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन। यहाँ बात करूं मास कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल, और नीचे आ जाएगा आपका सेम टोटल मास जो कि कांस्टेंट ऑलरेडी है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए वैलिड हो गया, काहे के लिए, एक्सेलरेशन के लिए भी सेम चीज हो गई, वेलोसिटी के लिए भी सेम चीज हो गई, और क्या हो गया, और आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स 0 लगाया, या हम कह दें कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, या एक्सेलरेशन ऑफ मास जो है सेंटर डज नॉट चेंज नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, या हम कह दें कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, भाई कौन शोर कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका माइक ऑफ कर लो बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इन सारे केसेस में क्या होगा भैया, इन सारे केसेस में होगा ये कि सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू हो जाएगी इन सारे केसेस में, या तो वो 0 रह जाएगी, या तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 हो जाएगी, चाहे एफ एक्सटर्नल 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो 0 हो जाएगी, या सेंटर ऑफ मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दो ही चीजें होगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 होने का मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, या बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कितना है उस केस में, अगर कोई बॉडी 0 है तो इसका भी मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। या अगर बोल दिया जाए कि एक्सेलरेशन लग तो रहा है, बट हुआ क्या कि जो भी एक्सेलरेशन लग रहा था फिर अचानक से ऐसा हुआ कि कुछ एक फिनोमिना हो गया जिससे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे। अलग अलग डायरेक्शन में अगर वो मूव करने लगे अचानक से, जिसका एग्जांपल अभी आएगा, तो हमने इस केस में देखेंगे कि कोई तरीके से कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर नहीं लगा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है सिस्टम पर, तो जितना पहले एक्सेलरेशन था उतना बाद में भी एक्सेलरेशन होगा। अगर पहले एक्सेलरेशन 10 का लग रहा था डाउनवर्ड में, तो बाद में भी 10 का लगेगा डाउनवर्ड। इसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए अब यहां से बोला जा रहा है आपको कि भैया हमारे पास 2 ब्लॉक हैं, 2 बॉडीज हैं, एक का मास 10 है, एक दूसरे का मास 30 है। वो एक सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग रखे गए हैं, किस कोऑर्डिनेट पर, 0 0 x 0 पर। यानी कि स्ट्रेट लाइन पर एक ब्लॉक यहाँ रखा गया है 10 किलोग्राम वाला, दूसरा ब्लॉक यहाँ रखा गया है 30 किलोग्राम वाला। ठीक है, इसको रखा गया है 0,0 कोऑर्डिनेट पर, और इसको रखा गया है x,0 कोऑर्डिनेट पर। आगे क्या बोल रहा है कि द ब्लॉक ऑफ 10 kg मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, अरे यार ये दिया नहीं है, मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, जीरो डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, हमने उसको 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मूव करा दिया। ठीक है, लेकिन किधर मूव कराया है, टूवर्ड्स द अदर ब्लॉक, यानी इसको राइट साइड में, अदर ब्लॉक की साइड में 12 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट करा दिया है।
द डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक ऑफ 30 किलोग्राम, इस वाले को कितना मूव कराना है, राइट साइड में मूव, लेफ्ट साइड में मूव कराना है कि राइट साइड में मूव कराना है, और कितना मूव कराना है, कितना मूव कराना है ये बताना होगा, ताकि हम ऐसा करें कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो क्या रहे, अनचेंज रहे। यानी कि अगर मैं बात करूं इन दोनों ब्लॉक सिस्टम की अभी मूव कराने से पहले, अभी मैं बात करूं इन दोनों मास सिस्टम, यहां पर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। अब क्या हुआ, इसको मैं मूव करा के आगे बढ़ा देता हूं, तो अब ये वाला कहां बढ़ाऊं मैं, मूव करा करके आगे बढ़ाऊं, पीछे बढ़ाऊं, दाएं बढ़ाऊं, लेफ्ट बढ़ाऊं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मैं थोड़ा इसको भी और लेफ्ट बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से बढ़ाया मैंने कि जिस जगह पे पहले सेंटर ऑफ मास था अभी भी एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर है। सेंटर ऑफ मास पहले भी वही था, सेंटर ऑफ मास बाद भी वही है, वो चेंज नहीं हुआ है। अगर वो मूव नहीं किया है तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मेट में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन आपने बताया इस क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का वो कितना है? 0। हाँ 0 है, तो हमने 0 रखा, और ये m1 डेल्टा x1 पहले का डिस्प्लेसमेंट, m2 डेल्टा x2 दूसरे का डिस्प्लेसमेंट अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 ब्रैकेट में 0 से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 0। अब हमारे पास बचा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। अच्छा जी, क्या है वैल्यू? 0 इक्वल 0। m1 पहली बॉडी का मास कितना है? 10 kg। डिस्प्लेसमेंट इसका राइट साइड में हुआ है कि लेफ्ट साइड में हुआ है? प्लस आई कैप की माइनस आई कैप? प्लस आई क्या? कितना कितना दिया है मैंने? 12 12 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूं 12 का मतलब 0.12 मीटर, तो मैं लिख देता हूं कि 10 इंटू 0.12 प्लस आई कैप हो गया, या प्लस लिख देते हैं, सिर्फ प्लस ले रहे हैं, आई कैप लिखने की जरूरत नहीं, प्लस हो गया राइट साइड में, प्लस फॉर्मूले में m2, फॉर्मूले में x2 डेल्टा x2, यही तो नहीं पता है, यही तो मुझे निकालना है जी। ठीक है, लेकिन m2 की वैल्यू तो पता है, कितना है m2 की वैल्यू? दूसरे ब्लॉक की वैल्यू कितनी है? 30 kg। अब ये उधर मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 0.12 जो होगा 1.2 हो जाएगा, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 1.2 इज इक्वल टू 30 अपॉन डेल्टा x2। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस 1.2 अपॉन 30 हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में रहने देना चाहिए था मुझे, एक काम करता हूं, चलो ठीक है, जैसे समझ लो तुम। माइनस 1.2 अपॉन 30 इज इक्वल टू डेल्टा x2। अब अगर मैं इसको तुमसे कहूं सॉल्व करके डेल्टा x2 की वैल्यू आप मुझे बता दो, तो आप कहोगे कि भैया 3 × 30 और 3 से कैंसिल करूंगा तो 0.4 हो जाएगा, तो जो डेल्टा x2 हो जाएगा माइनस 0.04 मीटर हो जाएगा। और अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं बेटा जी, सेंटीमीटर में बात करूं तो कितना हो जाएगा? -4 सेंटीमीटर। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या? यस सर। माइनस क्या बता रहा है कि वो राइट साइड में शिफ्ट किया गया होगा कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया गया होगा? ये वाला ब्लॉक, हाँ लेफ्ट। तो जो ये वाला ब्लॉक है उसको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, कितना? 4 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है, तो मुझे लग रहा है कि 4 सेंटीमीटर अवे नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ब्लॉक, 4 सेंटीमीटर इस वाले ब्लॉक की तरफ, ये वाला टुवर्ड्स होगा और ये वाला अवे होगा। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट में किया गया है, 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक की तरफ किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज समझ में आई क्या? यस। हाँ, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। हाँ, तो इस तरीके से आपने क्या लगा लिया, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सेम चीज सेम बात, ए पीस ऑफ वुड ड्रॉप किया जा रहा है, इसको अभी हम लगाएंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल हैं, एक का मास 3 किलोग्राम है, दूसरे का मास 2 किलोग्राम है। ये कुछ ऐसे डिस्टेंस पर रखे गए हैं, आपस में किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखे गए। जो m1 है उसको मूव किया जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की तरफ, यानी कि एक पार्टिकल जिसका 3 किलोग्राम मास है, दूसरा पार्टिकल जिसका 2 किलोग्राम मास है, पता नहीं कितनी डिस्टेंस, मान लो r डिस्टेंस पर है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे मान लो, ठीक है, बिल्कुल मिड में नहीं होगा, हमेशा मिड में नहीं होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास उस पार्ट के उस हिस्से के करीब होता है जहां मास ज्यादा हो, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसके करीब बनाया।
अब क्या किया जा रहा है, जो m1 है उसको राइट साइड में टुवर्ड सेंटर ऑफ मास राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर इसको मूव कर दिया गया। तो अब इस 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक की नई पोजीशन यहां पर आ गई 3 किलोग्राम। सेंटर ऑफ मास अभी देखते हैं। इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एट ओरिजिनल पोजीशन, जो सेंटर ऑफ मास था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहना है, उसी जगह पर रहना है, मूव नहीं करना है। तब आपको जो सेकंड मास है उसको कैसे, जो 2 किलोग्राम वाला है m2 है, उसको लेफ्ट मूव कराऊं कि राइट मूव कराऊं और कितना मूव कराऊं, ये आपको बताना है। तो जैसे पीछे कॉन्सेप्ट लगाया था वैसे यहां भी कॉन्सेप्ट लगा और मुझे बता दो कि कितना करना है और किस डिस्टेंस करना है, मतलब किस डायरेक्शन करना है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, टुवर्ड्स द 3 किलोग्राम की अवे द 3 किलोग्राम। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ। सर अवेदा 3 किलोग्राम। अवे आ रहा है? यस सर। अवे तो नहीं आना चाहिए, टुवर्ड्स ही आना चाहिए। कितना आ रहा है अवे और कितना वैल्यू कितनी आ रही है? 2 सर। 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तो नहीं आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर नहीं मूव करना चाहिए भाई। सर बताइए 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अवे की टुवर्ड्स? अवे। अवे आ रहा है, टुवर्ड्स आएगा ना जी। अवे मतलब ये बताओ राइट साइड मूव कराना है कि लेफ्ट साइड मूव कराना है, ये बताओ। चलो अवे टुवर्ड्स छोड़ो, सर लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड हो रहा है ना, करेक्ट? सभी का लेफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड टुवर्ड्स कहलाएगा ना। चल अब सेंटर ऑफ मास जो शुरू में जहां पोजीशन पे उसको वापस मूव कराने के बाद भी उसी पोजीशन पे रहना है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो हमने देखा था कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 क्या आया था? 0 आया था। वैल्यू रखने के बाद m1 m2 को उधर डिवीजन में से उधर मल्टीप्लीकेशन में। पहली बॉडी का मास 3 है और उसका डिस्प्लेसमेंट हमने देखा राइट साइड में है, पॉजिटिव आई कैप है, प्लस ले लेंगे तो प्लस 2 सेंटीमीटर ले लिया। और प्लस m2 दूसरी बॉडी का मास कितना है भैया? दूसरी बॉडी का मास 2 किलोग्राम है और डेल्टा x2 कितना है, यही तो निकालना है, मुझे नहीं पता। अब 3 to the 6 से उधर भेज दूंगा तो नेगेटिव 6 हो जाएगा। 2 डेल्टा x2 बराबर -6, ठीक है। तो डेल्टा x2 जो हो जाएगा -6/2, डेल्टा x2 बराबर कितना हो जाएगा? -3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में रखा था मैंने यहाँ पे वैल्यू, तो फाइनल आंसर भी जो डिस्टेंस का आएगा वो सेंटीमीटर में ही है, डिस्प्लेसमेंट का आएगा। तो ये -3 बोला जा रहा है। माइनस का मतलब वो लेफ्ट साइड में मूव करना है कि राइट साइड में मूव करना है? लेफ्ट को बोलेंगे कि ये इसकी तरफ भेजा जा रहा है, टुवर्ड्स भेजा जा रहा है, 3 किलोग्राम वाले की तरफ भेजा जा रहा है। तो ये तुम लोग को सीखना होगा कि वर्ड्स को बोलते कैसे हैं। तुमको पता नहीं रहेगा, आंसर निकालने के बाद भी ऑप्शन खोजते रह जाओगे, गलत लगा चले जाओगे। इवन आंसर आपने करेक्ट निकाला -3, इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे टुवर्ड्स 3 किलोग्राम ब्लॉक। तो 2 किलोग्राम वाले को, इस 2 किलोग्राम वाले को 3 किलोग्राम वाले की तरफ टुवर्ड्स मूव कराना पड़ेगा बाई कितना? 3 सेंटीमीटर। तो जो आप ये 3 सेंटीमीटर इसको चलाओगे तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रिमेन अनचेंज हो जाएगी। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स? यस सर। अब यहां पर आपको दिया गया है दो, ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, यहां भी आप कैलकुलेट कर लोगे। आप मुझे एक क्वेश्चन ये बता दो, ये क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 4 पार्टिकल हैं ए बी सी डी। एक का मास m है, ए का, बी वाले का मास 2m है, सी वाले का मास 3m है, डी वाले का मास 4m, और ये चारों कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर पर रखे गए हैं। और इन सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन है इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन इनकी डायरेक्शन एज शोन है, यानी इस वाले की डायरेक्शन राइट साइड है, इस वाले की डायरेक्शन अप साइड है, इस वाले की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, इस वाले की डायरेक्शन डाउन साइड है। तो जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल वो बताना है। इसका मास कितना है? ए पर रखे हुए पार्टिकल का मास कितना है? m बी वाले का मास कितना है? 2m सी वाले का मास कितना है? 3m डी वाले का मास कितना है? 4m। अब इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुझे बताओ कि ये अगर ए है मैग्नीट्यूड, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में a1 इसका जो एक्सेलरेशन होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, बताओ कितना हो जाएगा?
तुम लोग को अभी तक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझ नहीं आया है। मैं तुम लोग को कितनी बार बोला है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है। जब मैं बोलूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैं क्या पूछ रहा हूँ? सो उनके कोऑर्डिनेट्स। अरे नहीं, कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा हूँ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पूछने का मतलब आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप। ये डायरेक्शन देख के बताओ। मैग्नीट्यूड तो ए बोल दिया उन्होंने, लेकिन मैं आई कैप लगाऊं माइनस एक, आई कैप लगाऊं, जे कैप लगाऊं माइनस जे कैप लगाऊं, माइनस 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 आई कैप माइनस आई कैप ना। गुड, कि अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये माइनस आई कैप डायरेक्शन होती है। ये वाली डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव आई कैप पॉजिटिव आई कैप होती है। ये वाली डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव जे कैप जे कैप होती है। और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव तो जे इसमें कैप इतना कंफ्यूजन क्या है? चलो अब इसके डायरेक्शन देख करके बताओ कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दे रखा है ए, और इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वैल्यू बताओ। जे कैप ए जे कैप। इसका बताओ। ए आई कैप ए आई कैप। हाँ, आई कैप भी बताना है ना जी। और इसका बताओ। ये डायरेक्शन यहाँ पे है। ए माइनस जे कैप। हाँ, ए माइनस जे कैप। हाँ चलो, अब सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का? m1 a1। बोलो भाई। M1 A1 M2 A2 बाई m3 a3 m4 a4 अपॉन चारों मासेस का एडिशन। ठीक है, चलो वैल्यू रख के बता दो कौन सा सही हो जाएगा। कैलकुलेट करके बता दो। मास m1 पहला मास आपको पता है और उसका a1 आपको पता है। दूसरा मास आपको पता है, उसका a2 आपको पता है। तीसरा मास आपको पता है, उसका a3 आपको पता है। चौथा मास आपको पता है और उसका a4 पता है। और फिर नीचे चारों मासेस का एडिशन। चलो फटाफट कैलकुलेट करके बता दो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन लगाने को बोले, दो बच्चे लीव कर गए। क्या आएगा भाई आंसर? सर A अपॉन 5 हाँ, आई कैप प्लस जे कैप। प्लस जे कैप कहाँ आएगा बेटा जी? सर इंटू जे इनटू कैप। क्यों आएगा? ए सेंटर ऑफ मास, पहला मास कितना है भाई? पहला मास है m, और उसका एक्सेलेरेशन कितना है? उसका एक्सेलेरेशन है माइनस ए आई कैप। लिख दिया मैंने, माइनस आगे लगा दिया, ए लिखा आई कैप। m2 दूसरा मास कितना है? यहाँ पे दूसरा मास है 2m, और उसका एक्सेलेरेशन कितना है? ए जे कैप, तो ए जे कैप लिख दिया। ए ऑप्शन आएगा, राजविंदर ने बताया सही। तीसरा मास कितना है? 3m, और उसका एक्सेलेरेशन कितना है? ए आई कैप, तो ए लिख दिया, आई कैप लिख दिया। और चौथा मास कितना है भैया? 4m,
तो चौथा मास हमने 4m लिख दिया और उसका एक्सेशन कितना है माइनस ए जे कैप, तो माइनस ए जे कैप है, माइनस बाहर लिख दिया ए जे कैप। अब यहाँ ध्यान दोगे माइनस एम ए आई कैप और 3m ए आई कैप ये लाइक टर्म्स है, इसको ऑपरेट कर लेंगे। अच्छा नीचे टोटल मास हो जाएगा तो m 2m 3m 4m चारों को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 10m। अच्छा ये आई कैप लाइक टर्म्स है तो ऑपरेट होकर के 3m ए आई कैप माइनस एम ए, 3m ए माइनस एम ए, 3 में से 1 जा रहा है तो 2m ए बचेगा आई कैप। तो यहाँ पे 2m ए जे कैप और माइनस 4m ए जे कैप, जे कैप लाए वाले लाइक टर्म से सॉल्व हो जाएगा। 2m ए जे कैप माइनस 4m ए जे कैप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2m माइनस बचेगा क्योंकि माइनस 4 है ना, बड़ा वाला माइनस 4 सॉल्व करने के बाद माइनस 2m ए जे कैप। करेक्ट, यहाँ तक सही है? ऊपर नीचे 10m है, ऊपर नीचे दोनों में से मुझे 2m ए कॉमन दिख रहा है, मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आई कैप माइनस जे कैप आ जाएगा, नीचे में 10m हो जाएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर 2, 2 5 10 कैंसिल। ऊपर बचा a आई कैप माइनस जे कैप, नीचे बचा 5 a आई कैप माइनस जे कैप, नीचे बचेगा 5। तो जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला हो जाएगा, जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका a/5 आई कैप माइनस जे कैप। ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसको आप कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बस कमी है। अब एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन मैं कराना तो चाह रहा हूं लेकिन चलो पहले इस क्वेश्चन कर लो, उसी बेसिस पर है कि दो बॉडीज हैं, एक का मास 1 किलोग्राम है, दूसरे का 3 किलोग्राम है। पहले का पोजीशन वेक्टर इतना दे रखा है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर इतना दे रखा है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सिमिलर होगा इनमें से किसका? सिमिलर का मतलब भाई डायरेक्टली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ का फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का क्या है भैया? m1 r1 plus m2 r2 L1 plus m upon m1 plus m2। वेरी गुड। अब आपको पता है कि पहले बॉडी का मास इतना है और उसका पोजीशन वेक्टर इतना है, डाल दो मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे बॉडी का मास इतना है, उसका पोजीशन वेक्टर इतना है, डाल दो मल्टीप्लाई कर दो। आई कैप वाला लाइक टर्म है, सॉल्व कर लो एक साथ लेके, फिर जे कैप वाले लाइक टर्म में ऑपरेट कर लो साथ में, और के कैप वाला लाइक टर्म में ऑपरेट कर लो साथ में, और फिर मुझे बता दो, और नीचे तीनों मासेस दोनों मासेस का एडिशन, और मुझे बता दो क्या आंसर आ जाएगा। सर डी ऑप्शन है सर। हाँ वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। कैसे करना है भैया? बस इसी फॉर्मूले में रख देना। पहला मास कितना है 1 किलोग्राम और उसका पोजीशन वेक्टर I2J के रख दिया, I2J और के। उसके बाद दूसरा मास कितना है 3 किलोग्राम रख दिया और उसका पोजीशन वेक्टर है -3I -2J के, -3I -2J और के। उसके बाद मल्टीप्लाई करते अच्छा करेंगे अभी नीचे दोनों का एडिशन, 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम का एडिशन 4। ओपन किया ब्रैकेट, ये आई कैप, यहाँ ओपन किया ब्रैकेट, 3 3 -9 आई कैप, यहाँ ओपन किया 1 से मल्टीप्लाई कर गया तो 2 जे कैप, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 2 -6 जे कैप, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो के कैप, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 3 के कैप, और नीचे टोटल 4 हो गया भैया। आई कैप -9 आई कैप ऑपरेट होके कितना हो जाएगा -8 आई कैप। 2 जे कैप -6 जे कैप ऑपरेट हो कितना हो जाएगा -4 जे कैप।
k कैप 3 कैप k कैप ऑपरेट होकर के 4 k कैप अपॉन 4 हो जाएगा। ऊपर में से 4 कॉमन ले सकते हैं तो -2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप हो जाएगा और नीचे 4 बचा रह जाएगा, ऊपर से नीचे से 4 कैंसिल, तो -2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप जो हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास का रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। रविंदर नहीं हुआ क्या तुमसे? हो गए सर। रविंदर बेटा हो गया ना? यस सर हो गया था। नहीं हुआ तो बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा। नहीं सर हो गया। अच्छा जी ठीक। महक यस सर हो गया। आपसे हुआ? यस सर। चलो गुड बच्चा। अब देखो एक सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, है थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप करके लाना, होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक ऑफ वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और वो 0.03 किलोग्राम का है, ठीक है, उसको ड्रॉप किया जाता है, एक 100 मीटर के टावर से ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है सेम टाइम पे जब इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो नीचे से एक बुलेट ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है जिसका मास कितना है 0.02 किलोग्राम का एक बुलेट ऊपर की तरफ फायर की जा रही है। कितनी स्पीड से फायर की जा रही है? 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर की जा रही है। अब ये क्या होगा भैया, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, दोनों आपस में आकर के मिक्स हो जाएंगे, आपस में धंस जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, और उसको धंसने के बाद क्या होगा, ये दोनों पूरा मिला के सिस्टम किस तरफ जाएगा, ये दोनों मिला करके सिस्टम जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाते 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 ये टावर की हाइट से भी ऊपर तक जाएगा। हालांकि मुझे क्वेश्चन बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं जानबूझ करके ताकि वो कैलकुलेशन करने का तरीका सीखो। यहाँ पे बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल, उसके बाद मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम, ये कंबाइंड सिस्टम कितनी हाइट तक जाता है, अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से ये जो हाइट है ये कितनी हाइट इस बिल्डिंग के टॉप से ऊपर तक जाता है, ये आपको बताना। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया क्या है? यस सर। तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, एक ब्लॉक नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है और उसी टाइम एक बुलेट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, फायर किया जा रहा है 100 की स्पीड। ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, दोनों आपस में धंसेंगे, एम्बेड होंगे और दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे, बिल्डिंग से भी ऊपर हाइट तक जाएंगे और फिर उसके बाद उनकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो वापस नीचे की तरफ आएंगे। मैक्सिमम जहां तक जा रहे हैं हमको वहां तक बात करना है कि टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के छत से वो कितनी हाइट तक ऊपर जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट बॉडी पे लगाऊं कि सेकंड बॉडी पे लगाऊं, कि इन दोनों बॉडी का मिला के जो सिस्टम आ रहा है, इन दोनों बॉडी का मिला करके जो एक पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट पे लगाऊं। किस पे लगाऊं? पहली बॉडी पे लगाऊं, दूसरी बॉडी पे लगाऊं, कि दोनों बॉडी का मिला करके जो एक कॉमन पॉइंट आता है जहां पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं उस पे लगाऊं? किस पे लगाऊं? दोनों थर्ड पे जहाँ पे कंसंट्रेटेड मिलता है। हाँ, और वो जो कॉन्सेंट्रेटेड मास आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी का चैप्टर का नाम है दोनों पार्टिकल का मिलाकर के सेंटर ऑफ मास में। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1v1 प्लस m2v2। इन दोनों का जो भी सेंटर ऑफ, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे सेंटर ऑफ मास यही कहीं होगा। अच्छा, मिलने से पहले जब ये बॉडी ब्लॉक यहां था और ये ब्लॉक यहां था, तब सेंटर ऑफ मास तुम कह सकते हो कि इन दोनों के ज्वाइन करने वाली लाइन के यहाँ यहीं कहीं बीच में रहा होगा, इसके आसपास रहा होगा, ये रहा होगा सेंटर ऑफ मास शुरू में, आउटसाइड द पार्टिकल, आउटसाइड द बॉडी, इसके और इसके बीच में लाइन में यहाँ पर कहीं रहा होगा शुरू में सिस्टम। फिर हुआ क्या, ये नीचे की तरफ आया और ये ऊपर की तरफ आया, मिल गया, जब ये दोनों मिल गए तो यहाँ पर होगा सिस्टम सेंटर ऑफ मास का। एक साथ जब दोनों एक जगह पे पहुंच गए, एक ही पॉइंट में मिल गए, आपस में कंबाइन हो गए, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी उसी जगह पर आ गया, आप वो भी धीरे धीरे नीचे आते आते यहाँ पर मिल गया, कंबाइन हो गया, मिक्स हो गया। अब ये दोनों मिल करके ऊपर जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, ऊपर जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ तक ऊपर जाएगा और ये एक सेकंड को, एक इंस्टेंट को रुकेगा। तो जब ये एक इंस्टेंट को रुक गएगा फिर वापस नीचे आएगा, तो जब ये रुकेगा तब उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। वेरी गुड। तो जब वो दोनों मिल करके ऊपर जाएंगे, सेंटर ऑफ मास उन्हीं के साथ उन्हीं के बॉडी, दोनों बॉडी का उन्हीं बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं होगा, और मिल करके जब वो ऊपर जाएंगे और जाएंगे और फिर वो रुकेंगे, जब वो रुकेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 होगी। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, m1a1
प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2। जब ये बॉडी यहां से ऊपर फायर की जा रही थी, इस पर एक ही एक्सेलरेशन लग रहा था, और वो कौन सा एक्सेलरेशन था? ग्रेविटी का। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, वेरी गुड, और उसकी वैल्यू -g लिखना। जब ये यहां से ड्रॉप किया जा रहा था तो इस पर भी एक ही एक्सेलरेशन था, और वो कौन सा एक्सेलरेशन था? ग्रेविटेशनल एक्सेल। ग्रेविटी -g। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू भी -g रखना पहली बॉडी का, और दूसरी बॉडी का भी -g रखना। सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा किसका? अरे एक्सेलरेशन निकल जाएगा किसका? सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पर आप बात करोगे, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, जब पहली बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0 0। और इस बॉडी को 100 की स्पीड से फेंका जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 100 100। पॉजिटिव 100 की नेगेटिव 100? अपवर्ड फेंका थ्रो किया जा रहा है कि डाउनवर्ड थ्रो किया जा रहा है? पॉजिटिव सर। अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। पॉजिटिव होगी, अपवर्ड होगी, वेरी गुड। बस ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद इन सारे फॉर्मूले का यूज करके आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, या जिसको एस डायरेक्ट बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इससे निकालने से पहले एक चीज और निकालोगे, आप निकालोगे इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके लिए m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जब भी निकालते हैं उसकी पोजीशन, तो सबसे पहले हम सेट करते हैं कोऑर्डिनेट। आप क्या करना, कोऑर्डिनेट सेट कर लेना कि ये यहां पर, ये ओरिजिन पर था शुरू में, ठीक है, उसी में थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है तो मैं बना नहीं रहा हूं, यहां पर ओरिजिन मान, ठीक है, ऐसे ये यहां पर ओरिजिन मानना। अगर ओरिजिन मानोगे तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा? इसका, इस बुलेट का y कोऑर्डिनेट यहां पर 0 0। और ये टावर 100 की हाइट पर है, 100 की हाइट से ये ड्रॉप किया जा रहा है, तो इस ब्लॉक का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 100 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर m1 और इसका y कोऑर्डिनेट y1 रखना, बुलेट इसको m1 0.03 वाला, और इसका y कोऑर्डिनेट रखना, प्लस m2 इसका मास और इसका y कोऑर्डिनेट रखना, और निकाल लेना। तो यहां से आपको इनिशियल पोजीशन निकल जाएगा सेंटर ऑफ मास। वापस से आ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको पता है कि इन चारों में u v a s में फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का रखोगे, जिससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक करना है तुमको, मैं समझा रहा हूं, इसमें जो नहीं समझ में आए पूछो, मैं बस हिंट दे रहा हूं पे। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा बेटा, अब यहां से सॉल्व करने का सेंटर ऑफ मास निकल आएगा, मान लो जो भी आए। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट सेंटर, किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, करेक्ट? अब आपने डिस्प्लेसमेंट यहां से निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां रख दोगे, इनिशियल पोजीशन यहां से निकाल लिया, इनिशियल पोजीशन यहां से रख दोगे, तो आपको फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। ये मान लो करीब, मान लो आ जाएगी करीब 185 मीटर फाइनल पोजीशन। अगर ये टावर की हाइट 100 है तो ये टॉप से कितनी, टावर की छत से कितनी हाइट तक गया है ऊपर? 85 क्यों, 80 180 बोला ना? हाँ, तो जो 80 मीटर होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा बेटा जी, कोई बात नहीं। 80 मीटर जो होगा वो 80 मीटर पूछा जा रहा है कि ये कितना हाइट तक गया 80 मीटर। 80 ऑप्शन नहीं है, वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चन खुद से कैलकुलेट करना है, जस्ट आफ्टर दिस क्लास आपको करना है होमवर्क, ठीक है? चलो ठीक है, बस दैट्स इट फॉर पॉइंट्स। क्या सर आप इसमें नंबरिंग डाल दीजिए कि फर्स्ट वाला स्टेप, सेकंड वाला। अच्छा, मैं नंबरिंग डाल देता हूँ इसमें कि सबसे पहला स्टेप जो है आपको करना क्या होगा, मैं किस कलर से डाल रहा हूँ, इस वाले कलर से डाल रहा हूँ। ये नंबरिंग सबसे पहले इसकी इनिशियल पोजीशन निकालना है, फिर उसके बाद आपको ये इसका सेकंड स्टेप हो जाएगा, दिख नहीं रहा है शायद, ये इसका सेकंड स्टेप हो जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला इसका थर्ड स्टेप हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लगाओगे ये वाला फॉर्मूला जो इसका आया फोर्थ स्टेप हो जाएगा, फिर ये फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वाला लगाओगे, फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, और इसके बाद
डायग्राम में आप देख के बता पाओगे, ये डायग्राम वाला जो ये है कि यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इसका 6th स्टेप हो जाएगा। ऐसे करना, तो पहले इनिशियल पोजीशन निकालना है, फिर इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, फिर से एक्सेलरेशन निकालना है, फिर फाइनल वेलोसिटी आपको ऑलरेडी पता है, और फिर इसके बाद ये UVAS में फॉर्मूला लगा के S यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फिर जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का सब्ट्रैक्शन होता है वो निकालना है, जिससे फाइनल पोजीशन निकल जाएगी। यहाँ पर फाइनल पोजीशन SF, यहाँ पर फाइनल पोजीशन मतलब कहाँ से, इस Y एक्सिस से फाइनल पोजीशन पता चल जाएगी, और टॉप ऑफ द टावर कहाँ तक है, 100 मीटर है, तो फिर ये वाली डिस्टेंस आपको यहाँ से पता चल जाएगी। बात समझ में आई क्या? यस सर। हो जाएगा क्या? हाँ बेटा, ये आप जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ये करके आप हमें बस मुझे बता देना ग्रुप में कि हाँ सर डन। मुझे जिसका लेना हो, ये क्वेश्चन लेना हो, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन करने की कोशिश करना। यहाँ पे भी ऐसे 3 पार्ट्स में बांट लेना, और यहाँ पे यूज करना लैम्डा मास अपॉन लेंथ, ठीक है। और इस फॉर्मूले में आपको कोई भी सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन होता है उसमें आपको पता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। बस लास्ट चीजें मैं जा रहा हूँ। और आपको पता है कि जो मास होता है वो अगर लैम्डा के टर्म्स में बात करें तो लैम्डा इनटू लेंथ हो जाता है। अगर मैं सिग्मा के टर्म्स में बात करूं मास, तो मास क्या हो जाता है आपका, सिग्मा इनटू एरिया हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं डेंसिटी के टर्म्स में बात करूं, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के टर्म्स में बात करूं, मास क्या हो जाता है, रो इनटू क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। यहाँ पे चूंकि लैम्डा प्रेवलेंट फैक्टर है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो लैम्डा और इस पहले सेक्शन का लेंथ और x1 उसका, और दूसरा मास क्या हो जाएगा, लैम्डा और दूसरे सेक्शन की लेंथ, ये दूसरा सेक्शन हो गया, दूसरे सेक्शन ये पहला सेक्शन, उसकी लेंथ और उसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा सेक्शन क्या है, लैम्डा इनटू तीसरे सेक्शन की लेंथ और इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा अपॉन टोटल मास। मास पहले वाले सेक्शन का मास क्या है भैया, लैम्डा इनटू L1, दूसरे वाले सेक्शन का मास लैम्डा इनटू L2, तीसरे सेक्शन का मास लैम्डा इनटू L3, जो भी रहा होगा मास समझाने के लिए। ऊपर से लैम्डा 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 कॉमन ले लोगे, नीचे से लैम्डा 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 कॉमन ले लोगे। लैम्डा ऊपर से कॉमन होगा तो L1x1 प्लस L2x2 प्लस L3x3, अब और नीचे से लैम्डा 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 कॉमन ले लोगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3, ऊपर से लैम्डा नीचे से लैम्डा कैंसिल। तो आपको शायद याद होगा कि सर ने एरिया के लिए भी ऐसे ही फॉर्मूला पढ़ाया था, A1x1 A2x2, उसी तरीके से सेम फॉर्मूला लेंथ के लिए भी आ जाएगा, L1x1 L2x2। याद है क्या ये फॉर्मूला? बस एक चीज ये देख लो फिर बेटा जाओ आप लोग। यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लगवाया था, ये यहाँ पे शायद मैंने लगवाया था, और ये फॉर्मूला आपको बोला था लगाने के लिए और मैंने खुद लगाया है भाई। ये इसमें आपको क्या डलवाया था, एरिया डलवाया था, क्योंकि एरिया प्रेवलेंट फैक्टर था। यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे आप डायरेक्ट लेंथ डाल के निकाल लो, मास वास का झंझट छोड़ो और लेंथ डाल करके फॉर्मूले में लगा लो और आसानी से आप निकाल लो इसका सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे लेंथ डालते टाइम ध्यान रखना कि ये भैया लिया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, तो इसका ये मिड पॉइंट जो होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। उसके कोऑर्डिनेट आपको ज्योमेट्री लगा के खुद से लगाना होगा। ज्योमेट्री मतलब खुद से देखना होगा कि भैया ये पूरी लेंथ 2L है तो यहाँ से यहाँ तक L होगी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है तो L होगी, तो 2L कॉमा L इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा। ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक L हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक L है तो आधा डिस्टेंस L/2, तो L कॉमा L/2 होगा। उसके बाद ऐसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3L/2 हो जाएगी, और क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, ये आपको खुद से करना होगा। बात समझ में आई क्या? ये आपको खुद से करना होगा। जितना समझाया मैंने, जितना समझ में आया आप इसको करिएगा, और उसके बाद नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। चलो ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बस समराइज कर लेते हैं फिर हम जा रहे हैं। आज हमने क्या पढ़ा है भैया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ लिया है, और आज हमने क्या पढ़ लिया है, सेमी सर्कुलर डिस्क पढ़ा है हमने, सेमी सर्कुलर डिस्क, और हमने सेमी सर्कुलर रिंग का, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, और कुछ कॉमन शेप्स का सेंटर ऑफ मास भी पढ़ा है। ये जो है हमारे टॉपिक्स थे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।